बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हाँ जी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये दोनों जो हैं इनको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अभी हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक देंगे। अभी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इन दोनों को हम कार्बोनाइल ग्रुप्स कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इनको हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। तो एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ लाजमी हाइड्रोजन होगा, तो ये फॉर्माइल ग्रुप होता है। तो ये फॉर्माइल ग्रुप होता है, तो इसका मतलब है इसमें आर के साथ CHO ग्रुप लगा होगा। जबकि कीटोन्स में दोनों तरफ कार्बन का लगना जरूरी है। कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल अटैच होगा। ठीक है, अब ये जो कीटोन्स हैं, अगर ये दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल सेम है तो ये सिंपल कीटोन है या सिमेट्रिकल कीटोन है। अगर दोनों अल्काइल रेडिकल सेम है तो वो सिंपल कीटोन है या सिमेट्रिकल कीटोन है। अगर दोनों अल्काइल रेडिकल डिफरेंट है तो वो मिक्स्ड कीटोन है या अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ये मिक्स्ड कीटोन है या अनसिमेट्रिकल कीटोन है। दोनों का सेम जनरल फार्मूला है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों का सेम जनरल फार्मूला है, दैट इज CnH2NO। इसका भी जनरल फार्मूला CnH2NO है, इसका भी जनरल फार्मूला CnH2NO है। तो चूंकि दोनों का सेम जनरल फार्मूला है तो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। इन दोनों का सेम जनरल फार्मूला है, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन कितने कार्बन वाली होगी? सबसे सिंपलेस्ट कीटोन 3 कार्बन वाली होगी, दैट इज एसीटोन, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन का लगना जरूरी है, दैट इज एसीटोन, और इसका आईयूपैक नेम है प्रोपेनॉन। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड में हम एल्डिहाइड में हम आर की जगह H पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें पहले से कार्बन मौजूद है। ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें पहले से कार्बन मौजूद है। तो इसमें अगर हम R की जगह H पुट कर देंगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड है। अगर हम R की जगह CH3 पुट कर देंगे तो ये एसिटल्डिहाइड है। अच्छा, फॉर्माइल ग्रुप जो है वो हमेशा टर्मिनल पर होगा, वो कभी भी फॉर्माइल ग्रुप कभी भी सेंटर में नहीं आ सकता। तो एल्डिहाइड में पोजीशन देना जरूरी नहीं होता। एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप की पोजीशन देना जरूरी नहीं होता, लेकिन जो कीटोनिक ग्रुप है वो हमेशा सेंटर में आता है। कीटोनिक ग्रुप कभी भी टर्मिनल पे नहीं आ सकता, तो इसमें भी पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। एल्डिहाइड्स में पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होती, कीटोन्स में पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कहां कहां प्रेजेंट होता है? ये शुगर्स में, जैसे कि ग्लूकोस एक एल्डो शुगर है। इसी तरह ये इसेंशियल ऑयल्स में, फ्रेग्रेंसेस में, फ्लेवर्स में प्रेजेंट होती है। जबकि कीटोन्स जो है वो कैम्फर में प्रेजेंट होती है, फ्रुक्टोज, कीटो शुगर्स भी होती है हमारे पास। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी हो सकती हैं, एरोमेटिक कीटोन्स भी हो सकती हैं। अगर यहां पर एल्डिहाइड, अगर ये फॉर्माइल ग्रुप जो है वो एराइल ग्रुप के साथ लग जाए तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर हम कीटोन्स में भी कोई एरोमेटिक एराइल ग्रुप लगा दें तो ये एरोमेटिक कीटोन हो जाएगी। तो एरोमेटिक कीटोन्स भी एग्जिस्ट करती हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी एग्जिस्ट करती हैं। इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसके पास 3 बॉन्ड्स हैं, तो तीनों बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल होगा वो 120 डिग्री है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बोनाइल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, CO बॉन्ड इसमें पोलर होता है, और इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से होती है। ठीक है, ये सिर्फ हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप जो है, कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से इसकी रिएक्टिविटी होती है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की।
अच्छा, इनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? एक तो मैं पहले आसान मेथड बता देता हूं। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को प्रिपेयर करने का क्या मेथड है? एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? जी बच्चों, एक तो बहुत सिंपल सा मेथड है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, सो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकला और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से निकला। ये दोनों ऑक्सीजन के साथ मिलके ये वाटर बन गया। अच्छा, ये CH3 C और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड कम हो गया, तो ये एल्डिहाइड बन गई। दोनों ने आपस में एक और बॉन्ड बना लिया तो ये एल्डिहाइड बन गई। नेक्स्ट, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में एक इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और एक इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकलेगा। ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल गए तो ये वाटर बन गया। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का एक एक बॉन्ड कम हो गया तो लिहाजा ये एसीटोन बन गई, कीटोन बन गई। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम पर मैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, हम इनको अल्काइन से प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे कैसे हम अल्काइन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इनको? ये हमने पढ़ लिया है। अल्काइन से हम इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? जी बच्चों, ये अभी हमने रिएक्शन पढ़ा था अल्काइन में। जब हम अल्काइन की हाइड्रेशन करते हैं, जब हम अल्काइन की हाइड्रेशन करते हैं तो ईथाइन में हम वाटर ऐड करेंगे तो ये इनोल बनेगी। तो इनोल्स जो हैं ये अनस्टेबल होती हैं, तो विद इन द मॉलिक्यूल प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करेंगी। तो दिस इज टॉटोमेरिज्म। तो सिर्फ अल्काइन का जो पहला मेंबर है, सिर्फ उसमें वाटर ऐड करने से एल्डिहाइड बनती है। बाकी अल्काइन के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो कीटोन बनेगी। नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स का ये एक रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। जरा आपने इस पॉइंट को समझना है, ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलाइसिस का मतलब है ओजोन की प्रेजेंस में हम तोड़ेंगे, ओजोन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले जो ओजोन है वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाती है। ऑक्सीजन के जो 3 एटम है, ऑक्सीजन के जो 3 एटम है वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस तो ये सबसे पहले हमारे पास एक ओजोनाइड बनता है। सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, ये ओजोनाइड बनता है। और इसमें जो है ना वो रीअरेंजमेंट होती है, ये फौरी से अपने आप को रीअरेंज करता है। अच्छा, जब ये रीअरेंज करता है तो क्या होता है, इस कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के दरमियान ये ऑक्सीजन आ जाती है और कार्बन के दरमियान ये 2 ऑक्सीजन है। इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब यहां से ब्रेकडाउन हो जाएगी। यहां से आप इसकी ब्रेकडाउन कर दो, एक ये ब्रेकडाउन हो गई है और एक ये ब्रेकडाउन हो गई है। तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास 3 कार्बन वाली कीटोन बन गई है। तो ये आपके पास 3 कार्बन वाली कीटोन बन गई, CH3COCH3। और ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास 1 कार्बन वाली एल्डिहाइड बन गई, तो साथ ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। और ये पीछे जो ऑक्सीजन बच गया था, ये ऑक्सीजन वाटर के साथ मिल गया था, इसको पहले हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। तो ये जो ऑक्सीजन है वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को अब हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक इसमें से ऑक्सीजन ले लेगा और ये दोबारा वाटर बन जाएगा। सो यहां पर ओजोनोलाइसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, ओजोनोलाइसिस की इंपॉर्टेंस है कि इसकी मदद से हम डबल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट कर सकते हैं।
used to locate the position of double bond. क्योंकि जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहीं से ब्रेकडाउन होगी। तो इसका मतलब है जो आपके पास, लेट से मैं आपसे ये कहूं कि मैंने एक कंपाउंड की ओजोनोलाइसिस की, मैं आपको कहता हूं कि मैंने एक कंपाउंड की ओजोनोलाइसिस की और उससे मुझे ये प्रोडक्ट्स मिले। तो बताएं कि वो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल कौन सा था और उसमें डबल बॉन्ड कहां पे था। इट इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये मेरे पास दो कंपाउंड्स बने हैं, ये मेरे पास दो प्रोडक्ट्स बने हैं। तो बताएं कि जो स्टार्टिंग एल्कीन है वो कौन सी है। एक एल्कीन की मैंने ओजोनोलाइसिस की, एक एल्कीन की मैंने ओजोनोलाइसिस की और उससे ये प्रोडक्ट्स बने। तो बताएं कि वो स्टार्टिंग एल्कीन कौन सी है और उसमें डबल बॉन्ड कहां पर मौजूद है। तो बेसिकली ये जो आपके कार्बोनाइल कार्बन होते हैं ना, इन्हीं के दरमियान तो डबल बॉन्ड था। तो आप ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इनको खत्म करके आप इनके दरमियान डबल बॉन्ड बना लो, इनको खत्म करके आप इनके दरमियान क्या बना लो, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब है ये आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल था। आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है पेंटीन और 2 पे डबल बॉन्ड है, तो ये 2 पेंटीन है। सो बहुत सिंपल है डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करना। तो ये हमने पढ़ ली इनकी प्रेपरेशन। इसमें एक और मेथड है जिसमें हम इसको बनाते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। पर्टिकुलरली ये कीटोन्स के लिए है जिसमें हम एरोमेटिक कीटोन बना रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, कि फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन में क्या होता है कि हम एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये हमारे पास एक एरोमेटिक कीटोन बनती है। दिस इज एरोमेटिक कीटोन और साथ HCl बनता है। तो ऑलमोस्ट हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने के करीब है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को पढ़ने के बाद हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पढ़ना है और फिर हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस हमने नहीं पढ़े, लेकिन मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वैसे आपको बता देता हूं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एल्केन्स बनेंगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी अदर देन फॉर्मल्डिहाइड किसी और एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। जी बच्चों, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आपके ख्याल में कौन से रिएक्शंस शो करते होंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या हैं? जैसे कि एल्कीन्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बेंजीन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है।
और अल्काइल हैलाइड्स के हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो इनके कौन से रिएक्शंस आपके ख्याल में के करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं? एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी पढ़ना है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है बेटा। परेशान हो जाते हो आप लोग। डॉक्टर अगर परेशान हो जाएगा तो फिर तो पेशेंट तो बहुत ज्यादा परेशान रहेगा। अगर डॉक्टर परेशान होगा तो फिर पेशेंट नहीं बचेगा। ऐसे ही है। डॉक्टर साहब को सर्जरी करनी पड़ गई, डॉक्टर साहब ने कहना है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो मैं तो अब सर्जरी कैसे करूं? तो पेशेंट कहेगा हाँ मैंने पढ़ा, चलो मैं ही कर लेता हूं अपनी सर्जरी। अच्छा जी, तो इनके रिएक्शंस क्या होंगे? इनके रिएक्शंस होंगे, हमें पता है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। कौन सा ग्रुप मौजूद है? कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। तो कार्बन पे कौन अटैक करेगा? कोई नेगेटिव स्पीशी अटैक करेगी। कार्बन पे कौन अटैक करेगा? कार्बन पे कोई नेगेटिव स्पीशी अटैक करेगी। तो यानी कि एक नेगेटिव स्पीशी कौन होती है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, ठीक है। और अल्टीमेट इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन ऑक्सीजन से एक और बॉन्ड बना लेगा, तो ये ऑक्सीजन से एक बॉन्ड कम कर लेगा, ठीक है। अब लेट से हमारा जो रिएजेंट है जिसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ वो HNU है। ये हमारा रिएजेंट है जिसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। तो इस रिएजेंट का ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। NU नेगेटिव पार्ट है, H पॉजिटिव पार्ट है। तो जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। तो कार्बन का एक बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा तो कार्बन ऑक्सीजन से एक बॉन्ड कम कर लेगा, तो यानी कि पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस रिएजेंट के पास एक, ये जो हमारा रिएजेंट है इसका एक पॉजिटिव पार्ट भी है, दैट इज H पॉजिटिव। तो अब ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ये इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो यानी कि ये H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह ये पूरा जो रिएजेंट है वो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो गया। और स्टार्ट अटैक किसने किया था? अटैक किया था न्यूक्लियोफाइल ने। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और वो पूरा मॉलिक्यूल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ऐड हो गया। तो ये हुई है एडिशन। तो लिहाजा इनके जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं ये कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के जो रिएक्शंस हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में? कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे। गुड, व्हाई? इसकी दो रीजन है। सो कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स। इसकी दो रीजन है, एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस। ये जो कीटोन है, लेट्स से ये हमारे पास कीटोन है और हमें पता है कि जो अल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जो अल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनाइल कार्बन को डोनेट करेगा, ये भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनाइल कार्बन को डोनेट करेगा। तो जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है
वो कम हो जाएगा। तो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर सकता। सो चूंकि कीटोन्स में कार्बोनाइल कार्बन के साथ दोनों अल्काइल रेडिकल अटैच होते हैं, तो दोनों अल्काइल रेडिकल उसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से कार्बोनाइल कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। तो दैट्स वाई उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है कार्बोनाइल कार्बन पे। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है कार्बोनाइल कार्बन पे। अब चूंकि कीटोन्स में बड़े ग्रुप्स लगे होते हैं, कीटोन्स में लाजमी दोनों अल्काइल रेडिकल हैं, तो चूंकि कीटोन्स में बड़े ग्रुप लगे होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल के लिए, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना बहुत मुश्किल होता है। न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक पहुंचना मुश्किल होता है, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। सो कीटोन्स एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव है, एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से, यानी कि कार्बोनाइल कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाता है। दूसरा, इनमें बड़े ग्रुप्स लगे होते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं और एक एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। अब ये बेस करती क्या है? बेस कैटलिस्ट के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेस क्या करती है? ये जो बेस है, बेस का मतलब है OH नेगेटिव, और लेट से ये हमारा रीएजेंट है जिसको हमने एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करवाना है। तो अभी क्या है, अभी इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो बेस है, बेस किस पे अटैक करती है? बेस अटैक करती है प्रोटॉन पे। तो ये इसमें से प्रोटॉन ले लेगा। जब इसमें से प्रोटॉन ले लेगा तो यहां पर हेट्रोलिटिक फिशन होगी, तो ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। तो ये NU के ऊपर, तो ये बन गया वाटर, OH H के साथ मिलकर वाटर बन गया, और NU को पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसके ऊपर एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके ऊपर एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। तो लिहाजा बेस ने क्या किया? बेस ने हमारे न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया। सो ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होते हैं। बेस इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले है जी एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड को जब हम ऐड करेंगे तो ये CN नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो जारी बात है ये इस पे अटैक करेगा, और OH जो है वो हाइड्रोजन O के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये OH हो जाएगा, कार्बन के साथ CN बॉन्ड बना लेगा, और ये बन गया एसिटल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन। इस कंपाउंड का नाम है सायनोहाइड्रिन। अच्छा, ये जो HCN है ये स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता, तो HCN हम बनाते हैं, सोडियम साइनाइड और HCl को मिला के हम HCN बनाते हैं, क्योंकि HCN एक स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता। तो दिस इज सायनोहाइड्रिन। तो ये जो सायनोहाइड्रिन है, इससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, इससे हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाते हैं, इससे हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बना सकते हैं। तो ये मेरे पास है एसिटल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन। दिस इज एसिटल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन। तो हम इसकी करने लगे हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी हम सायानाइड ग्रुप की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो सायानाइड ग्रुप है ये चेंज हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप में। ये बात आपने याद रखनी है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने का तरीका होता है कि आपने नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस करनी है, और साथ ये बनेगा अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये बन गया अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो दिस इज लैक्टिक एसिड एंड दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। सो इस मेथड से हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बना सकते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। तो ये CH3 नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन का ऑक्सीजन से एक बॉन्ड कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस CH3 ने CH2 के साथ बॉन्ड बना लिया और कार्बन ने ऑक्सीजन से एक बॉन्ड कम कर लिया। ऑक्सीजन नेगेटिव और इधर Mg+Br।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये MgBr निकल जाता है, उसकी जगह H लग जाता है, तो ये बन गई प्राइमरी अल्कोहल और साथ बनता है MgBrOH। तो ये बात अभी मैंने आपको बताई है। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। अदर देन फॉर्मल्डिहाइड कोई और एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। कीटोन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड, सोडियम बायसल्फाइड NaHSO3, दिस इज सोडियम बायसल्फाइड। तो सिर्फ एल्डिहाइड्स और स्मॉल मीथाइल कीटोन्स, ऐसे कीटोन्स जिनमें 6 या 7 कार्बन एटम होते हैं वो स्मॉल कीटोन्स होती हैं। और मिथाइल कीटोन का मतलब है कि उनमें कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हो। कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये मिथाइल कीटोन है। सो एल्डिहाइड्स और सिर्फ मिथाइल कीटोन्स, बड़ी कीटोन्स नहीं, सिर्फ मिथाइल कीटोन्स, स्मॉल मिथाइल कीटोन्स सोडियम बायसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक मिथाइल कीटोन है, दिस इज 2 ब्यूटानॉन 1 2 3 4। तो इसमें SO3Na जो है वो हमारा नेगेटिव पार्ट है और H जो है वो पॉजिटिव पार्ट है। तो SO3Na बॉन्ड बना लेता है कार्बन के साथ और ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ। तो इसको हम कहते हैं बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट और इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। इसके क्या बनते हैं? इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। और इस रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंस है कि अगर आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से सेपरेट करना है तो आप ये रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो आप क्या करोगे, आपने कार्बोनाइल को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से सेपरेट करना है तो आप उसमें सोडियम बायसल्फाइड ऐड कर दोगे तो फिर उसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। आप उसको फिल्टर कर लोगे और फिर आप इस सोडियम बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट को दोबारा आप किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपकी वो जो एल्डिहाइड है या कीटोन है वो दोबारा से बन जाएगी, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, सिर्फ वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है वो ये रिएक्शन शो करते हैं। और इसमें हम डाइल्यूट NaOH इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसमें हम कंसंट्रेटेड NaOH इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि हम जो मॉडरेट हमारे पास बेसिस हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें आप 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाओ तो कोई स्मॉल मॉलिक्यूल या तो एलिमिनेट हो जाए या एलिमिनेट ना हो। वो स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर हो सकता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल अमोनिया हो सकता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल मेथनॉल हो सकता है। तो यहां पर ये एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, ये एथेनॉल है और ये भी एथेनॉल है। तो क्या हो रहा है, ये अल्फा कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल का, ये दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसके ऑक्सीजन के पास चला जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 और ये CH, कार्बन का ऑक्सीजन से बॉन्ड कम हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये दोनों कार्बन आपस में मिल जाएंगे। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना, दिस इज एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और इसमें एल्कोहलिक ग्रुप भी है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, एल्कोहलिक ग्रुप भी है, इसलिए हम इसको एल्डोल कहते हैं। लेकिन इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? 1 2 3 4। तो 3 पे हाइड्रोक्सी है तो दिस इज 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन वाली ब्यूटानल, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। अगर आप इसको हीट करते हो तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा तो उसको हम क्रोटोनल्डिहाइड कहते हैं। तो फिर हमारे पास 2 ब्यूटीनल बन जाता है। क्या बन जाता है? 2 ब्यूटीनल। नेक्स्ट कैनिज़ेरोस रिएक्शन। कैनिज़ेरोस रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो,
उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, इसको हम सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये वाइस वर्सा है एल्डोल कंडेंसेशन का। तो वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो ये रिएक्शन शो करेंगे, और इसमें जो हमारी बेस होगी वो 50% होगी। ये बात आपने याद रखनी है, इसमें जो बेस है वो 50% होगी। अच्छा, तो इसमें हम फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। तो एल्डिहाइड की जब हम रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगी, तो एक मेथानॉल बनेगा, और एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये बेसिकली एक कार्बन वाला जो एसिड है दैट इज फॉर्मिक एसिड, तो ये एसिड का सॉल्ट बनेगा। तो दिस इज सोडियम फॉर्मेट, तो ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है और ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इसी तरह बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस होगा, तो ये बन जाएगा CH2OH। तो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, तो ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, और एक में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बनेगा। ये क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बनेगा, साथ सोडियम बेंजोएट बनेगा। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कैनिज़ेरोस रिएक्शन। नेक्स्ट हेलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है इसको हम आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। सिर्फ 4 कंपाउंड्स आपने याद रखने हैं, सिर्फ ये 4 कंपाउंड्स जो मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। इसके अलावा जो भी कंपाउंड होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। ठीक है, तो सिर्फ 4 कंपाउंड्स आपने याद रखने हैं। प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथानॉल, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथानॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। सेकेंडरी अल्कोहल में 2 ओल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स में 2 ओल्स, जब OH जो है वो सेकंड कार्बन पे लगाओ। एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड, और कीटोन्स में सिर्फ मिथाइल कीटोन्स, जिनके एक तरफ मिथाइल ग्रुप हो, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ मिथाइल ग्रुप हो, तो सिर्फ मिथाइल कीटोन्स। तो सिर्फ ये 4 कंपाउंड्स आपने याद रखने हैं। इनके अलावा जो भी कंपाउंड है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथेनॉल, तो अगर आपने मेथनॉल और एथेनॉल में डिफरेंशिएट करना है तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स में सिर्फ 2 ओल्स, जैसे कि एक मेरे पास 2 पेंटानॉल है और एक मेरे पास 3 पेंटानॉल है, तो 2 पेंटानॉल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगी, 3 पेंटानॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगी। तो इसी तरह एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड, तो अगर आपने एसिटल्डिहाइड को बाकी एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट करना है तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। मीथाइल कीटोन्स, अगर आपने मीथाइल कीटोन्स को बाकी कीटोन्स से डिफरेंशिएट करना है तो आप ये आयोडोफॉर्म टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि एथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगी, तो इसमें हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो एक हमारा आयोडोफॉर्म बनेगा। आयोडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, आयोडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और जो दूसरा कार्बन है वो एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, और साथ सोडियम आयोडाइड बनेगा, और साथ वाटर बनेगा। नेक्स्ट है एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है? एसिड का मतलब है प्रोटॉन, एसिड का मतलब क्या है? एसिड का मतलब है प्रोटॉन। तो यहां कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, तो ये अपना ऑक्सीजन जो है ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ डेवलप कर लेगा। तो पहले
पहले कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, पहले कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। अब चूंकि कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया तो अब कार्बन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया। पहले कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, अब कार्बन के ऊपर एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसका एक बॉन्ड कम हो गया। सो एसिड ने क्या किया, एसिड ने कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया। तो अब कोई वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो उसकी प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो जाएगा। सो एसिड इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन एंड दीज रिएक्शंस विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें पहला रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। तो फॉर्मल्डिहाइड के हम 3 मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइज करवाएंगे, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के हम 3 मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइज करवाएंगे। तो ये जो है ये 3 CH2 है और 3 O है, ऑक्सीजन CH2, ऑक्सीजन CH2, ऑक्सीजन CH2। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हैं तो इसको हम कहते हैं ट्राइमर। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हैं तो ये ट्राइमर है, तो दिस इज मेटाफॉर्मल्डिहाइड। और इसी तरह अगर हम एसिटल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो 3 CH3 हैं और 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फिर CH3 फिर ऑक्सीजन फिर CH3 और CH3 फिर ऑक्सीजन और फिर CH3। तो ये बन जाता है पैरेल्डिहाइड, दिस इज पैरेल्डिहाइड। नेक्स्ट है रिएक्शंस विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, रिएक्शंस विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो ये जो रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स है ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है और ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया होता है NH3। तो आपने अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, आपने अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह कोई और ग्रुप लगा दिया तो वो अमोनिया डेरिवेटिव बन गया। आपने अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह कोई और ग्रुप लगा दिया तो वो अमोनिया डेरिवेटिव बन गया। सो इसमें क्या होता है, NH2G सबसे पहले ये नाइट्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और फिर यहां पर एक जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का जो एक हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला गया और नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो गए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकले, तो ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, तो कार्बन और नाइट्रोजन में ये डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हमारे कंपाउंड्स बनेंगे। तो चूंकि इसमें पहले एडिशन हुई है और फिर एलिमिनेशन हुई है तो इसलिए हम इनको कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब ये जो G है, G क्या हो सकता है, GOH हो सकता है, GNH2 हो सकता है, GNHC6H5 हो सकता है, GNHCONH2 हो सकता है, GNHC6H3NO2 हो सकता है। अगर G की जगह आप OH लगा दो तो ये हाइड्रोक्सिल एमाइन है, अगर G की जगह NH2 लगा दो तो ये हाइड्राजीन है, अगर आप NHC6H5 लगा दो तो ये फिनाइल हाइड्राजीन है, अगर आप हाँ जी CNG प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप NHCONH2 लगा दो तो ये सेमी कार्बाजाइड होगा, अगर आप NHC6H3NO2 होल्ट वाइस लगा दोगे तो ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इन सब के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये हमारे पास है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो ये हमारा टेस्ट भी है, अगर आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है तो आप ये टेस्ट परफॉर्म करते हो। अच्छा, इन सब रिएक्शंस में एक ही काम होता है कि यहां से आपने ऑक्सीजन निकालना है और यहां से आपने H2 निकालना है, तो पीछे दोनों कार्बन और नाइट्रोजन को आपने मिला देना है। तो हाइड्राजीन्स जो हैं ये हाइड्राजोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हाइड्राजीन्स होते हैं ये हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्राजीन हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो जाते हैं।
CH3C डबल बॉन्ड NH, दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, और इसका येलो या रेड सॉलिड बनता है। ये येलो या ऑरेंज सॉलिड बनता है या येलो और रेड सॉलिड बनता है। ये प्रेसिपिटेट नहीं होते, ये सॉलिड बनता है, येलो और ऑरेंज सॉलिड बनता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एल्कोहल। कुछ टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, जैसे कि पंजाब में लिखा हुआ है कि जो कीटोन्स हैं वो एल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करती, जबकि बाकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं हमारे पास, जैसे कि बलूचिस्तान हो गया, तो उनमें यह है कि कीटोन्स एल्कोहल के साथ रिएक्ट करती हैं। लेकिन पंजाब में यह गिवन है कि कीटोन्स एल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो एल्डिहाइड सिर्फ एल्कोहल के साथ रिएक्ट करती हैं। तो ये रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो पहले तो इसमें बेसिकली 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 OC2H5 लग जाते हैं, 2 OC2H5 लग जाते हैं, तो ये बन जाता है ईथर। और इस कंपाउंड को हम कहते हैं, कॉमन इसका नेम है एसिटल, लेकिन आईयूपैक नेम क्या है? ये 2 कार्बन वाली एल्केन है, तो ये 1,1-डाईइथॉक्सी इथेन है, 1,1-डाईइथॉक्सी है। तो अगर आप इसकी दोबारा अगर आप इसको दोबारा जो है वो अपनी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको दोबारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज 1,1-डाईइथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट इनके रिडक्शन रिएक्शंस हैं। अच्छा, इनकी रिडक्शन के लिए हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। इनकी रिडक्शन के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमारे पास एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड की जब हम रिडक्शन करेंगे तो उससे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। और जो हमारे पास कीटोन है, कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। अच्छा, इसके लिए आप निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम भी इस्तेमाल कर सकते हो, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके केस में भी हमारा यही प्रोडक्ट बनेगा CH3OH, और इसके केस में भी हमारा यही प्रोडक्ट बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो हमने पढ़ा प्राइमरी जो हमारे पास है, जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनता है। कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करना मुश्किल है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करना आसान है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करना आसान है। तो एल्डिहाइड्स के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये तो इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे ही, लेकिन जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि टॉलेंस रीएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है। तो इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यानी कि टॉलेंस रीएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि कीटोन्स के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होता है। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन तो बहुत सिंपल है। तो एल्डिहाइड की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर हमारे पास 2 डिफरेंट केसेस हैं। ये हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन है। जब हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन है, तो अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो तो ये 1 कार्बन वाला एसिड बनता है और ये 2 कार्बन वाला एसिड बनता है। इसी तरह अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो तो फिर भी ये 2 कार्बन वाला एसिड बनता है, तो फिर और साथ 1 कार्बन वाला एसिड बनता है। यानी कि आप जो मर्जी बॉन्ड ब्रेक कर दो, हमेशा ये एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड ही बनेगा, हमेशा ये एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड ही बनेगा। लेकिन यहां पर ये हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है। तो अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो तो ये भी 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा, ये भी 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा। लेकिन अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो
तो ये एक कार्बन वाला एसिड बनेगा और ये 3 कार्बन वाला एसिड बनेगा। तो अब इसमें 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहां पर एक रूल अप्लाई होगा कि आपने कार्बोनाइल कार्बन का उस कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करना है जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। तो कार्बोनाइल कार्बन का उस कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। सो ये कौन सा रूल है? इस रूल को हम क्या कहते हैं? तो लिहाजा ये भी 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा, ये भी एसिटिक एसिड बनेगा, और ये भी 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा, ये भी एसिटिक एसिड बनेगा। दिस इज पॉपऑफ्स रूल। दिस इज पॉपऑफ्स रूल। अब कार्बोनाइल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? 2,4-DNPH। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करके येलो या रेड प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट, एल्डिहाइड्स और सिर्फ स्मॉल मीथाइल कीटोन्स सोडियम बायसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। टॉलेंस टेस्ट जो है ये सिर्फ एल्डिहाइड्स ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। अभी हमने बात की कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करना मुश्किल होता है, तो एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है टॉलेंस टेस्ट की मदद से। सिल्वर, तो बेसिकली इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? इन दोनों के मिलने से सिल्वर ऑक्साइड बनता है। तो इसमें जो सिल्वर आयन होता है ये हमारा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद ये रिड्यूस होकर सिल्वर बन जाता है। तो दैट्स वाई हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। तो कीटोन्स ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। नेक्स्ट है फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फैलिंग सोल्यूशन इज क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स। इसमें कॉपर +2 जो है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कॉपर +2 एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद ये रिड्यूस होके +1 स्टेट में आ जाता है, यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड के ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। कीटोन्स ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। फिर बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी यही होता है, सिर्फ टार्टेरिक एसिड की जगह सिट्रिक एसिड होता है। तो ये क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें भी क्यूप्रस ऑक्साइड के ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। कीटोन्स ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है ये सिर्फ कीटोन्स ये पॉजिटिव देते हैं, एल्डिहाइड्स ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। तो कीटोन्स वाइन रेड या ऑरेंज रेड कलर बनाते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ।